अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैराब में आपको खुशामदीद। आज हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो पहली डॉक्यूमेंट्री सैराब से आपको दिखाएंगे वीलॉग की सूरत में, वो बड़ी ही यूनिक है और आपको अच्छा लगेगा देखकर कि हम उसके लिए कराची से ट्रैवल करके इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद में फिर हम यहाँ पर अडियाला की तरफ आए। अडियाला से बहुत अंदर एक जगह है जहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा है। आपको मेरे आसपास नज़र भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं पीछे मेरे जो बैकग्राउंड में जो कुछ आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये खूबसूरत जगह किसकी है, इन्होंने इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया और इतना खूबसूरत इसको कैसे बनाया, हम उनसे मुलाकात करते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। आ जाए नेमो साहब, आप भी आ जाए। वेलकम टू तनहाल ऑर्गेनिक फार्म्स। और आई होप कि आपका यहाँ का विज़िट जो है वो बड़ा फ्रूटफुल होगा, आप इंजॉय भी करेंगे और आप जो है उसके साथ साथ जो है वो आपके लिए और आपके जो बाकी व्यूअर्स हैं उनके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव। अच्छा, आपका इसका जो कंसेप्ट है वो है सस्टेनेबल लिविंग। इसके पीछे क्या मकासद कार फरमा है और इसके अंदर आप क्या कुछ करना चाहते हैं, ज़रा तफसील से बताइए। मुख्तसरन जो है दो चीज़ों पे मैं एम्फेसिस दूंगा। एक तो है सस्टेनेबल लिविंग, जहाँ आप नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, वेस्टेज से बचाते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। और सेकंड में ये है कि आप जो है लोगों के लिए और अपने लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बनाएं। डिटेल में हम बात करते हैं, आए तशरीफ़ रखें तो फिर उसके बाद डिटेल में आगे हम करते हैं। बेसिकली प्रॉबेबली मेरी एक ड्रीम थी कि मैं जब कभी ज़िंदगी में मुझे मौका मिले तो मैं एक ज़मीन का वसी कता लूँ और उसके अंदर जो है वो मैं एक फार्म बनाऊँ जो ना सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को बचाए, उनको कंजर्व करे और उनको यूटिलाइज करे, बल्कि मेरे फैमिली, मेरे दोस्तों के लिए और मैं भी किसी वक्त मेरे क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए एक अच्छी रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी दे, यहाँ मैं उनको अपना ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ऑफ़र कर सकूं और उनको और उनके बच्चों के लिए तफरीह का बंदोबस्त भी कर सकूं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हवाले से आपने बात की है और इस दौर में जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़रिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं, प्रोड्यूस हासिल करना चाहते हैं और उससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप एक पुराने तरीक़ेकार को कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खाद हो और उस तरीके से मामलात हों और लोगों को सही असल चीज़ जो है ना वो दस्तयाब हो सके, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? इसमें पानी कैसे चाहिए, ज़मीन को तैयार कैसे करना है, जो कुदरती खाद है जानवरों के गोबर की शक्ल में उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो इस पूरे साइकिल का हिस्सा है। जो इनऑर्गेनिक किस्म की एग्रीकल्चर आ गया जिसमें फोकस प्रोड्यूस पे चला गया, टेस्ट से हट के फोकस साइज़ और क्वालिटी उसकी जो लुक्स हैं उस पे चला गया, तो वहाँ इंसान ने जो है वो शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली ये साइकिल तो वही सदियों पुराना है। अगर आप इसको उस तरीके से और एक इंडस्ट्रियल स्टाइल में इसको भी चलाएं तो ये भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि इनऑर्गेनिक है। आप इतनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते बट रिटर्न आपको फिर भी उससे ज़्यादा मिल जाती है। ये आपने जो बात बताई, लेकिन इसके पीछे ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि इनऑर्गेनिक मटीरियल और प्रोड्यूस की वजह से लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है। तो क्या इस खौफ से बचने के लिए और लोगों को कुदरती माहौल में कुदरती ग़िज़ाइयत के साथ मटीरियल फराहम करने के लिए और प्रोड्यूस फराहम करने ताकि उनकी सेहत बेहतर हो सके, नशो नवा बेहतर हो सके? बेसिकली जो हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं, आबपाशी के लिए जो हम वेस्टेज वाला पानी यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आर्सेनिक और सेहत के लिए मुज़र जो चीज़ मवाद होता है, और उसके अलावा
बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो आपकी एग्रीकल्चर में होगी, है जहाँ आप बेसिकली प्लांट्स को जेनेटिकली इतना तब्दील कर देते हैं कि वो शायद बहुत ज़्यादा फसल तो देते हैं बट वो सेहत के लिए इतने फ़ायदेमंद नहीं होते। तो इसमें बेसिक चीज़ ये है कि एक तो लोगों को डोमेस्टिक लेवल पे, अपने घर के लेवल पे छोटे मोटे एग्रीकल्चर पे वापस लेके आना। एक छोटा किचन गार्डन जो है वो मैं अपने बचपन की यादें भी जब देखता हूँ तो हर घर के साथ एक छोटा किचन गार्डन होता है। तो आजकल की जो लिविंग है, स्पेशली जो हमारी जो है अर्बन लिविंग है, उसमें लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, वहाँ जगह नहीं मिलती। मगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि ये जगह जो है वो जनरेट की जा सकती है। मैं कराची में एक बार रोटरी वालों के साथ मैंने एक काम किया था, उसमें हमने एक सीढ़ी की तरह, जैसे सीढ़ी तिरछी लगी होती है, इस तरह का टीयर्ड हमने जो एक 2.5 फुट की क्यारियाँ होती हैं उसका मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि वो आप अपने किचन की या बालकनी या किसी जगह पे एक जगह पे रख लें और उसके अंदर आप अपने घर की बेसिक चीज़ें उगा सकते हैं। और देखें कितना आप हाउस होल्ड वो एंजॉय करेगा, जो कि अपना ताज़ा लहसुन वहाँ से निकालेगा, जो अपना ताज़ा धनिया वहाँ से निकालेगा, पुदीना निकालेगा। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें, हम इन चीज़ों से भी रह गए। सो एक तो ये मेरा है कॉन्सेप्ट कि लोगों को जब मेरे पास आए तो मैं उनको इनकरेज करूँ कि आप लोग जो है वो अपने घरों में कुछ करो। अच्छा, फिर एक कम्युनिटी किचन गार्डनिंग का भी एक कॉन्सेप्ट मेरे ज़हन में है, जिसमें यह है कि मैं लोगों के लिए कोई ज़मीन का एक छोटा किता जो है ना वो इलादा करता और से उनसे मैं कुछ मंथली चार्ज कर लूँ और मैं कहूँ कि आप आएँ और इस किते को काश्त करें, इसको आपकी गैर मौजूदगी में पानी देना, इसकी हिफाजत करना वो मेरी मालियों की जिम्मेदारी है, वो करेंगे। और आप हफ्ते में एक बार आएँ और अपने किचन के लिए एक वेजिटेबल की बास्केट जो है बनाकर चलेंगे। सो एक तो ये है कि लोगों को मोटिवेट करना। दूसरा ये है कि कमर्शियली जब आप किसी चीज़ को इतना उस पर एक्सपेंसेस करते हैं तो आपको रिटर्न के बगैर जो है वो आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपने भी कुछ करना है। तो मेरे जहन में है कि मैं ऑर्गेनिक स्टफ़, स्पेशली वो ऑर्गेनिक स्टफ़ जो आपको ज़्यादा रिटर्न देता है और जिसकी मार्केट में डिमांड है, वो मैं ग्रो करूँ। जैसे मैंने यहाँ तजर्बा किया तो मैंने एस्परेगस ग्रो किया, हालांकि बड़ा मुश्किल कहते हैं, अभी 3 साल लगते हैं उसको ग्रो, फर्स्ट टाइम जो उसको फ्रूट देने में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 साल पूरे होने वाले हैं। वो फुली मेरा एस्परेगस यहाँ से निकलेगा। चेरी टोमेटोज़ हैं, आप ब्रोकली जो है वो ग्रो करें, सैलेड्स जो हैं डिफरेंट किस्म की जो लेटसेस हैं वो लीव्स जो हैं वो आप ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी ग्रो करें। मैंने एक छोटा सा तजर्बा ज़ाफ़रान के ऊपर भी किया है। मेरा 2nd ईयर है, मैंने ऐसे एक टेस्ट बेड जो है वो बनाई है, उस पर काम कर रहा हूँ। सो एवेन्यूज़ एंडलेस हैं, बस आपके अंदर विल हो और आप करना चाहें तो कुछ मुश्किल नहीं है। कम्युनिटी गार्डनिंग के हवाले से आपने बात की, तो क्या आप इस हवाले से लोगों को मुस्तकिल मेंबरशिप भी देने का इरादा रखते हैं या कोई और प्लान है आपका? जो मेरा इस जगह का कॉन्सेप्ट था, शायद इतना इसमें बिज़नेस और प्रॉफिटेबिलिटी की ओरिएंटेशन नहीं थी जितनी एक अवेयरनेस और एक लोगों को आगाही वाली सिमत में पुश करके लेके आना है। तो मैं तो ज़्यादा लोगों को इनकरेज करूँगा कि लोग यहाँ आएँ। अभी जैसे आप लोगों को भी सब्सिक्वेंटली विजिट में मैं दिखाऊँगा, मैंने डेयरी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया है तकरीबन अराउंड 25 एनिमल्स से, जिसको मैं एक्सपेंड करके तकरीबन 150 एनिमल तक मेरा बन गया लेके जाने का। तो वहाँ मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आप बचाइए कि मेरा बंदा वहाँ आपको दूध दे के आए, आप आएँ और दूध की वीक की बास्केट बना के लेके चलें। और शायद फ्यूचर में भी मैं लोगों को इनकरेज करूँगा कि जो लोग आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ आएँ। बच्चों की जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उससे उनकी जान छुड़ाएं, उनका लैपटॉप वहाँ छोड़ आए, उनका आईपैड वहाँ छोड़ आए, उनका मोबाइल साइड पे रखें और बच्चों को यहाँ लेके आए। अगर वो कम्युनिटी गार्डन वाले कॉन्सेप्ट में ज़मीन का कोई हिस्सा काश्त करते हैं तो बच्चों को उस काम पे लगाएं और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उनके बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होंगे जब वो अपने हाथ की बनी हुई प्रोड्यूस को घर लेके जाने के काम। उसके अलावा ये है कि जब मेरे पास इस कंडीशन में मैं आ जाता हूँ कि मैं लोगों को पहुँचाने के काबू रहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं जो अपने कस्टमर्स हैं जहाँ से मुझे रिटर्न आने का उम्मीद है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वो चीज़ें ग्रो करता हूँ कि जो कि
बड़े रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में वहाँ यूज़ होती हैं, वो मैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा ताकि मैं अपने लिए कोई रिटर्न भी ला सकूँ। इन ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से, फर्टिलिटी की वजह से ज़मीन का बांझपन जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल और फर्टिलाइज़र की वजह से इसकी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो किस हद तक होती है और कब तक बरकरार रहती है? एक नेचर का हिस्सा है जो एनवायरनमेंट के साथ या इकोसिस्टम के साथ चलने वाली चीज़ है, वो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, जिसमें आप नेचर के जो तरीके हैं और नेचर का ही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली जब आप बाहर का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स को बहुत ज़्यादा ले आते हैं, तो उसमें आपका एक, आप समझ लें कि इंसान के अंदर एक हवस है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, और शायद फूड सिक्योरिटी जो है ना वो भी एक बड़ा इशू बन गया है और लोगों के लिए एक प्रेशर है कि लोगों को हमने खाना खिलाना भी है। ज़मीन जो है वो मैं तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बंजर हो जाती है, ज़मीन पे इफ़ेक्ट तो पड़ता है, मगर ये कि जब आप उसमें नेचुरल मैन्योर डालते हैं, गोबर की खाद जैसे और बाकी जो एनिमल रिफ्यूज़ है वो यूज़ करते हैं, तो उससे वो ज़मीन जो है वो मेरे अपने ख्याल में एक रिकवरी के जो है मोड में आ जाती है। जैसे किसी बीमार बंदे को ठीक होने में टाइम लगता है, अगर आप कुछ अर्सा ये साइकिल ऑर्गेनिक वाला चलाएं तो आपकी ज़मीन जो है वो भी एक अच्छी हालत में आ जाएगी। अभी तो आपने एक बात कही थी कि ह्यूमन रिफ्यूज़ल और एनिमल रिफ्यूज़ल जो है उसके इस्तेमाल से जो है ना ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हासिल होता है, लेकिन दूसरी जानब में आपने ये भी बताया कि सीवरेज वगैरह का पानी जो है वो मुज़र सेहत होता है और उसमें जो है इसका ख़ास सोर्स है आर्सेनिक और दीगर चीज़ें। ये क्या वजह है कि आप उसको इनऑर्गेनिक कह रहे हैं और इधर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है? जो ऑर्गेनिक स्टफ़ है, और स्पेशली आप जब बात करते हैं एनिमल के रिफ्यूज़ की, वो जो है वो कुदरत के एक साइकिल का हिस्सा है। वो जो है वो डीकम्पोज होता है, वो एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ हो जाता है, और फिर आप कहें कि वो एब्सोल्यूट उसकी वेस्ट हो जाती है। तो घरों में अगर ऑर्गेनिक रिफ्यूज़ तक है फिर तो बात ठीक है, मगर जब आप उसमें केमिकल्स ले आते हैं, फॉर एग्जांपल टॉयलेट क्लीनर, स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड्स, डिटर्जेंट्स, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, और उसके अलावा आपकी फैक्ट्रियों और बाकी जो इस तरह के सेटअप्स हैं वहाँ के वेस्ट, इमेजिन करें कि जो एक टैनरी होती है, जो एक फैक्ट्री जो कि चमड़े को प्रोसेस करती है, वो कितनी पोल्यूशन देती है। तो जब हम सीवरेज को डिफ्रेंशिएट करें तो ऑर्गेनिक रिफ्यूज़ जो है और उसमें और सीवरेज में बहुत फ़र्क है। तो जो हमारा जो ये अर्बन एरियाज़ में जो सीवरेज आता है वो बहुत ही पोल्यूटेड है और उसमें बहुत सारा पॉइजन स्टफ होता है, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये पानी हम प्रॉपर तरीके से रिसाइकल नहीं करते, ये पानी जो है इसको हम ट्रीट नहीं करते और इसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते, ये नदी नालों में छोड़ देते हैं, और उन्हीं नदी नालों के बहाव में आगे जो है वो लोग ज़मीनें बना के सारी फसलें काश करते हैं। अगर आप कभी समान नाले के साथ साथ ट्रैवल करें और मोटरवे से आगे तक इसको क्रॉस करके चले जाएं, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से लई का पानी जब इस हवा में मिलता है तो उसके आगे पीछे जितने खूब जो अच्छी जगह हैं जहाँ फ्लैट ज़मीन है वहाँ सारी ये सब्जियाँ काश्त हो रही हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद को स्प्रेड करते हैं, और ये सब्जियाँ मेरी नज़र में किसी तरीके से भी सेहत के लिए सूटेबल नहीं। और साहब, सस्टेनेबल लिविंग में ख़ास तौर से दीगर शोबे भी आते हैं, खुसूसन रिन्यूएबल एनर्जी और दीगर ज़राए कुदरती जो है उनका इस्तेमाल। तो इस हवाले से आपने क्या किया है और क्या करना चाहते हैं? सस्टेनेबल लिविंग जो है वो एक बड़ा फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी आ गई, उसमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना आ गया। तो इसमें मैं आपको तरतीब में चीज़ें बताऊंगा जिस पे मेरा फोकस है।
सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो मेरा अपना जो घर है, जो मेरा डेयरी का सेटअप है, वो इस वक्त जो है वो सोलर एनर्जी पे चलते हैं। तो दिन को मेरी जो है वो सारी की सारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सोलर से पूरी होती है। जो मेरा फार्म है वहाँ पे मैंने काम इस तरह ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मोटर्स पानी पंप करते हैं तो दिन को पंप करते हैं, तो चारा कटता है तो वो दिन को पंप करते हैं, और शाम को सिस्टम थोड़ा सा कंजर्व करना शुरू कर देते हैं ताकि रात को उसकी लाइटिंग, कैमराज और सिक्योरिटी की जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकें। जहाँ मैं खुद रहता हूँ वहाँ मैंने 2 kVA की 2 विंड टर्बाइन भी लगाई। तो रात को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफ़ी तेज़ हवा होती है और उस हवा की वजह से जो है रात को भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो कमर्शियल वापडा की सप्लाई है वो सिर्फ मैं अपना जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सो एक तरीके से आप ये समझें कि जितना पॉसिबल हो सकता है मैं यहाँ ग्रीन लिविंग कर रहा हूँ, तो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और जो आपका रेन वाटर है उसको स्टोर और कंजर्व करना। तो इसमें मैंने 2 काम किए हैं। एक तो मैं अपने पूरे इलाके का जो पानी है वो ज़ाया नहीं होने देता। मैंने 1 एकड़ के करीब का डैम बनाया हुआ है। सो जितना रेन वाटर है वो ज़ाया होके फ्लड होके बाहर नहीं जाता, बल्कि वो मैंने उसको डायरेक्ट ऐसे किया है कि वो सारे का सारा जो है वो मेरे इस पॉन्ड में आ जाता है। तो ये पॉन्ड जो है मेरा लोकल जो पानी का ज़मीन का रिचार्ज है वो भी कर रहा है। मुझे पानी की एडिशनल रिक्वायरमेंट हो तो वो भी पूरी करता है। मेरे जानवर जैसे भैंसें हैं और भैंसों की एक बेसिक डिज़ायर होता है कि पानी में नहाने का, तो वो भी उनकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। उसके अलावा मैंने इसमें कोई 5 किस्म की जो है फिश भी डाली हुई है और जब ज़रूरत पड़े तो हम अपने लिए अपनी यूज़ के लिए फिश भी निकाल लेते हैं। इसके अलावा जहाँ घर में जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास सब्जियों का इलाका बनाया हुआ है, वहाँ भी मैंने एक रेन वाटर हार्वेस्ट पॉन्ड बनाया है जो तकरीबन कोई 15,000 क्यूबिक फुट के 15,000 फुट जो है स्क्वायर फुट जो है उसके करीब जो है वो पानी स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो टैंक है बेसिकली इसकी जो सोर्स है वो मेरे छत और जो लान है जिनमें से साफ पानी आता है, जिसमें कोई सेडिमेंटेशन नहीं है या गंद नहीं है कि जो वहाँ पड़ा हो जाए, ये उसका पानी। सो मैं बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मैं अपनी ज़मीन का एक कतरा पानी जो है वो ज़ाया नहीं होने देता। या तो वो मेरे डैम में चला जाता है और या वो मेरे रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक के अंदर चला जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप इंटेलिजेंटली करें तो आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने अपने घर में वुड स्टोव यूज़ करता हूँ हीटिंग के लिए। उससे एक ये है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और वुड स्टोव में जो वुड बर्न करता हूँ मैं कभी ट्री नहीं काटता, मैं हर वक्त ट्रीज़ की ट्रिमिंग करवाता हूँ। जो यहाँ के वाइल्ड ट्रीज़ हैं उसकी ब्रांचेस जो हैं और जो ऑफ शूट्स हैं वो कटवाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो उसका स्टेम है वो बचा रहे और वो अच्छा ग्रो करे। तो मैंने उसमें ये नहीं देखा कि नेचर में मैंने कोई कमी की है, मुझे फील हुआ है कि मेरे प्लांट ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं और ज़्यादा अच्छे चलने शुरू हुए। सो सस्टेनेबल लिविंग और कंजर्वेशन जो है ये पूरी एक साइंस है। आप इसमें जितना हिम्मत करते जाएं तो इसमें अल्लाह बरकत डालता है और आपके लिए और इंसानियत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये बताइए कि आपने यहाँ पर क्या कुछ उगाया है? मैंने कोशिश की है कि जो प्लांट्स यहाँ ग्रो हो सकते हैं, जिनको यहाँ की इन्वायरमेंट और ज़मीन सपोर्ट करती है, वो ग्रो करूँ। उसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ के टिपिकली है नहीं है और उनको मैं यहाँ उठा के लाया। तो मैंने यहाँ अंगूर काश्त किया है तकरीबन 1 एकड़ के करीब जो है, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह जो से मैंने कलमें लगाई थी उसका भी दूसरा साल है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में मुझे इसका फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा फ्रूट शायद मे भी इससे अगले सीज़न में ये देगा। इसके अलावा मैंने कोई सिट्रस के प्लांट लगाए हुए हैं तकरीबन कोई 200 के करीब। ये प्लांट्स भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अब ये प्लांट जो है बेसिकली थोड़ा सा गर्म इलाके का आप कहेंगे गुजरांवाला डाउनवर्ड्स जो है उस तरफ का है, जहाँ गर्मी तो होती है मगर ये कि सर्दी इतनी नहीं होती कि फ्रॉस्ट हो, कोहरा पड़े। तो अब कोहरा जो है वो इस प्लांट के लिए जो है वो बहुत बड़ी एक हैज़र्ड है। तो अभी जब आपको मैं ट्रिप पे लेके जाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि इन प्लांट्स को मैंने विल्ट्राइज किया हुआ है। इनके ऊपर अभी पॉलीथीन के बैग्स लगा दिए हैं जो कि मैं
एंड फरवरी या मार्च के स्टार्ट में जो है उतारूँगा, और फिर ये प्लांट जो है एक अपनी नॉर्मल नशोनुमा जो है वो शुरू कर देगा। यहाँ मैंने फालसा ट्राई किया, वो बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने बाकी प्लांट्स के सैम्पलर्स भी लगाए। अनार यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, जितने मैंने लगाए माशाल्लाह सब फ्रूट दे रहे हैं। ये कचनार एक है, पहाड़ का पौधा है, वो मैंने यहाँ लगाया है, वो भी लग रहा है। ऑलिव्स मैंने यहाँ लगाए हैं, वो भी यहाँ चल रहे हैं। उसके अलावा आड़ू मैंने काफ़ी तादाद में तकरीबन कोई 200-300 पौधे लगाए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी हालत में चल रहे हैं। फ्लोरिडा किंग एक वैरायटी है और अच्छी वैरायटी है, वो बहुत अच्छा फूल देती है। मैंने ज़ाफ़रान को भी यहाँ ट्राई किया है। तो फर्स्ट सीज़न में मुझे ज़ाफ़रान जो है वो फ्लावर्स नहीं मिले थे, सिर्फ बल्ब्स मिले। सेकंड सीज़न में मुझे कुछ फ्लावर्स मिले, मतलब वो इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने ज़ाफ़रान प्रोड्यूस कर लिया। मगर मेरे अपनी नज़र में कि मैं ये US से सीड उगा के लाया था ज़ाफ़रान का, मेरी नज़र में ये एक्लेमेटाइज़ हो रहा है। तो एक सीज़न के बाद उसने मुझे फ्लावर्स दिए, और मुझे होप है कि इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट सीज़न आएगा उसमें मैं इससे एक अच्छी फीड ले लूँगा। इसके अलावा मैं यहाँ अपना जो ग्रेन है वो भी काश्त कर लेता हूँ। मैं जानवरों के लिए चारा काफ़ी वैरायटी है जो कि काश्त करता हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे जानवरों का चारा जो है वो इसी ज़मीन में से निकले। ज़फ़र साहब, आपका कंसेप्ट क्या है? ऑर्गेनिक प्रोड्यूस अपने आम कस्टमर तक पहुंचाना है, या कस्टमर को यहाँ पर आने पर जो है ना आपने आमादा करना है? जी, जैसे एक इनिशिएटिव हमारा था कि हम एक कम्युनिटी किचन गार्डन्स जो है वो उसमें लोगों को बुलाएं और उनको एक ज़मीन का छोटा सा पीस दें, जिस ज़मीन के पीस की हम देखभाल करें, इसमें उनको गाइड करें कि आपने क्या बीजना है, मे भी हम उनको बीज प्रोवाइड करें। और जब वो नहीं है, ऐसे वीक पूरे में वो नहीं है, तो हम उनके उस छोटे से कता ज़मीन जो है उसकी हिफाजत भी करें और उनके प्लांट्स को भी हम जो है वो लुक आफ्टर करें। ऐसे ही हमारे कॉन्सेप्ट में ये है कि हम एक छोटा सा इसको रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दें। थोड़ी देर बाद आपको विज़िट में लेके जाऊँगा तो मैं आपको एक छोटा सा डैम भी दिखाऊँगा जो हमने खुद बनाया है, तो उसमें फ़िश भी है। इसके अलावा एक पेंट बॉल जो है गन गेम है पेंट बॉल, उसका भी फील्ड हमने बनाया हुआ है। तो हमारे जहन में है कि फ्यूचर में हम ये भी जिप लाइनिंग और दूसरी एडवेंचर ट्रेनिंग जो है वो देते हैं, और हम हॉर्स राइडिंग में भी शूटिंग, आर्चरी और इस तरह की चीज़ें इसमें ऐड करें। तो प्रॉबेबली जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो हम लोगों को मेंबरशिप की भी ऑफ़र करेंगे, लिमिटेड मेंबरशिप की भी ऑफ़र करेंगे। हमारा फार्म हाउस जो है वो रिंग रोड, जो प्रपोज रिंग रोड है, इसकी विसिनिटी में लोकेटेड है। बैरिया फ़ेज़ 7 से टोटल 25 मिनट्स लगते हैं, फ़ेज़ 8 से 15 मिनट्स लगते हैं, और अगर पिंडी सदर से आप आएँ तो 1 घंटा लगता है यहाँ आने के लिए। हमारी वेबसाइट है nathalorganicfarms.com। उसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी पेज है, तो वहाँ आप देखेंगे हमने अपने डेयरी के प्रोडक्ट्स को भी एडवर्टाइज़ किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में अभी एक तो मौसम भी अच्छा है और अपॉर्चुनिटी भी है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आए मेरे साथ, मैं आपको फार्म हाउस का एक छोटा सा टूर कराऊँ। Not